नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अकबर के अभियानों की बात की थी। अकबर के अभियानों में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दो अभियानों को पढ़ेंगे। पहला अहमदनगर का अभियान और दूसरा पढ़ेंगे हम जो उसका आखिरी अभियान माना जाता है, वो है असीरगढ़ के किले का अभियान। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो करेंगे अकबर के द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में। उसने अपने जीवन काल में जितने भी घोषणाएं की थी उन सभी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे 1597 से 1600 के अहमदनगर के अभियानों के बारे में। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी इसकी थोड़ी सी। इसमें कहते हैं कि शहजादा मुराद और अब्दुल अब्दुल भी बोला जाता है इसको, बाकी खाने खाना भी नाम दिया जाता है। अब्दुल अब्दुल रहीम खाने खाना इसका पूरा नाम लिया जाता है, के नेतृत्व में ये अभियान जो है तय किया गया। लेकिन माना ये जाता है कि यह इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई, आपस में अनबन की वजह से इन दोनों को यह अभियान वापस किसी और के हाथ में देना पड़ा। और वो व्यक्ति कौन थे? वो थे दो व्यक्ति। इसमें अबुल फजल और डेनियल का नाम लिया जाता है। इन दोनों व्यक्तियों को ये अभियान सौंप दिया जाता है और ये क्या करते हैं, इस अभियान में चले जाते हैं। फिर बात करते हैं अहमदनगर में बहादुर निजाम शाह का शासन था और संरक्षिका के रूप में चांद बीबी को यहाँ पर देखा जाता है। 1597 में सोनपत की लड़ाई देखने को मिली और मुगल सेना ने दक्कनी सेना को बुरे तरीके से पराजित कर दिया था। अहमदनगर से इस समय संधि हो गई और अकबर ने सन 1600 में अहमदनगर पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। हमें कहानी क्या देखने को मिली? सबसे पहले तो दो व्यक्तियों का नाम आया जिनको भेजा जाना था इस अभियान पर, अहमदनगर के अभियान पर। वो कौन कौन थे? पहला था शहजादा मुराद और दूसरा कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। जब उनकी आपस में कहासुनी हुई, बहस हुई, तो उसके बाद उन दोनों से ये किसी और के हाथ में सौंप दिया गया। और वो दो व्यक्ति कौन है? एक तो अबुल फजल है और दूसरा कौन है? डेनियल। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? वहां पर जाते हैं, वहां के इस अभियान को पूरा करते हैं और 1600 में ये अकबर के द्वारा पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिया जाता है। फिर हम बात करेंगे, अब चांद बीबी को बरार का क्षेत्र दे दिया गया था क्योंकि वहां पर संधि हो गई थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही मुगल मराठों के सीधे संपर्क में आए थे। ठीक है, पूछा जाता है कि मुगल मराठों के सीधे संपर्क में कब आए थे? वो 1600 के बाद आए थे और चांद बीबी का इसमें सहयोग था। बरार का जब क्षेत्र उसको दिया गया था। 1601 में अकबर ने अपना अंतिम अभियान किया और वो अंतिम अभियान जो है असीरगढ़ किले का माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला गया, अर्थात किलेदार को अच्छी खासी रिश्वत दी गई थी। इस किले में घुसने के लिए सोने की अशर्फियों से दी गई थी। इस किले पर वो अंदर घुसते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। 1605 में अकबर जो आगरा आ गया, वो अकबर और किंद को आगरा की में ही स्थानांतरित कर दिया या फिर स्थापित कर दिया। कहते हैं कि जब उसने किंद को वापस से आगरा में स्थानांतरित किया तो 1605 का समय था। इसी समय अकबर को पेशिच और अतिसार रोग हुआ था। उसको जो है दो रोग ऐसे देखने को मिले जो उसका वैद्य था वो उसको पकड़ नहीं पाया और अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का वैद्य हकीम अली गिलानी यह रोग नहीं पकड़ पाया और जिससे क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। अंततः 26 अक्टूबर 1605 को अकबर की आगरा में मृत्यु हो गई। आगरा के पास सिकंदरा में अकबर को दफना दिया गया। ठीक है, अकबर कहाँ दफनाया गया? ये है सिकंदरा में। अकबर को अर्श आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला बताया गया है। अकबर एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक है जिसे मक्का की ओर पैर करके दफनाया गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार पीएचडी एग्जाम्स में, जब स्कूलों जाता है टेस्ट देने के लिए, कि अकबर या फिर कहते हैं कि कौन सा ऐसा शासक है जो मक्का की तरफ पैर करके दफनाया गया, जिसे वो कौन है? वो इकलौता अकबर है। अकबर को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी गई क्योंकि यह धार्मिक, उदार और प्रजा प्रिय शासक था, प्रजा पालक शासक था, प्रजा की ये सुनता था, ऐसा शासक इसको बोला जाता है। अकबर एकमात्र सम्राट शासक माना जाता है। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी माना जाता है।
ठीक है। मतलब अगर हम कुल बात करें इसकी, सारी बातें जोड़ ली जाएं, देख ली जाएं, तो उसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो अकबर है वो धार्मिक रूप से भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा है जो सभी की रक्षा कर रहा है, सभी के बराबर सोच कर रहा है। साथ ही कह सकते हैं कि वो ऐसा शासक है जिसको सभी समान रूप से देख रहे हैं, या फिर वो सभी को समान रूप से देख रहा है। ठीक है। इसमें आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर अपने समय का पिता और संतान दोनों था। वह पिता की तरह देखभाल करता था प्रजा की, और प्रजा की एक बच्चे की तरह सुनता था। ठीक है। इसके अलावा स्मिथ के अनुसार मनुष्य का जन्मजात शासक था। उसमें इतनी खूबियां थी कि स्मिथ ने तो यह कह दिया कि वो जन्मजाति मनुष्यों का क्या है, शासक है। फिर एल्फिंस्टन के अनुसार यह मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। प्रथम राष्ट्रीय शासक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर इस व्यक्ति ने कुछ बात कह दी तो वो हर जगह मानी जाती थी, सभी प्रजा इसका सम्मान करती थी, सभी की सभी जो प्रजा है इसका साथ देती थी। फिर हम बात करते हैं लेनकुन के अनुसार अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। यह इसे सर्वोत्तम बता रहा है। लेनकुन जो है सबसे अच्छा बता रहा है मुगल में, या फिर कह सकते हैं कि पूरे भारत में। ठीक है। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक माना जाता है। कहते हैं कि अकबर के द्वारा ही मुगलों की अच्छे से नींव रखी गई थी। इसी ने पूरे के पूरे क्षेत्र को जीता था, और फिर कह सकते हैं कि यही व्यवस्था बनाने वाला था, और यही व्यवस्थापक और संस्थापक दोनों देखने को मिला थे। अकबर का साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर के समकालीन जो शासक है वो इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ है, वो फ्रांस के राजा हेनरी फोर्थ, और फिर फारस का शासक जो है अब्बास, इसके समकालीन माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अकबर द्वारा की गई घोषणाओं की। उसने अपने जीवन काल में जितनी घोषणाएं की है उन सभी का जिक्र हम करेंगे 1662 से लेकर और हम 1591 तक। उसने जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितने भी उसने घोषणा पत्र जारी किए हैं, उन सभी की बात यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1562 की। इसमें दास प्रथा की समाप्ति की गई। युद्ध में हारे लोगों को दास बनाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। दूसरा ये काम किया था कि जो जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता था उसको भी निषेध घोषित कर दिया गया। ठीक है। 1562 में ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि दास प्रथा को रोक लगा दी थी, और दूसरा युद्ध में हारे लोगों को दास बनाने पर इसने रोक अच्छे से पूर्ण तरीके से लगा दी थी। 1563 की अगर बात करें तो इसमें तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। कोई टैक्स नहीं लिया जाता था तीर्थ यात्रा पर। 1564 की बात करें तो नर हरि के कहने पर जजिया कर हटा दिया था। अबू दनवी के कहने पर 1575 में फिर से लागू किया गया, लेकिन फिर कहते हैं कि अंतिम रूप से बुदायूं ने बताया है जो साल, वो कौन सा है? 1579 का साल है, और कहते हैं कि इस साल जो है अकबर ने पूर्ण रूप से इसे खत्म कर दिया था। किसको? जजिया कर को। फिर बात करते हैं 1571 की। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है। 1574 में गुप्तचर विभाग की स्थापना की जाती है इसके द्वारा। 1574-75 में घोड़े दागने की प्रथा इसने शुरू की थी। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1575 में ही फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की शुरुआत कराई थी। ठीक है। 1577 से 78 सिजदा और पैबोस या फिर जमील बोस प्रथा का आरंभ किया था। सिजदा मैंने पहले ही बताया है, सिजदे का मतलब होता है सिर झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है पैर को चूमना। इसने जमील बोस भी बताया है। जमील बोस होता क्या है कि जमीन पर लेटकर प्रणाम करना, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह से ग्रीक करना। ठीक है। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। पहले खाली इस्लाम के लोग ही इबादत खाने में जाते थे, वो सभी के लिए खोल दिया गया था। फिर हम बात करते हैं 1579 की। मजहर की घोषणा इसमें की जाती है। यह एक घोषणा पत्र है। मजहर ये एक धार्मिक घोषणा पत्र था जिसमें जितने भी उलेमा थे उनकी शक्तियों को कम किया गया और शासक की शक्तियों को ज्यादा माना गया। इसमें जो जितना भी कह सकते हैं कि कोई आदेश होता था धार्मिक, वो उसमें अंतिम निर्णय शासक का ही माना जाता था। इसमें ये कह सकते हैं कि उलेमाओं के हस्तक्षेप को कम किया गया। अकबर का निर्णय अंतिम माना जाता था। मसौदा तैयार किया गया शेख मुबारक के द्वारा,
और समर्थन किया गया अबुल फजल और फैजी के द्वारा। ठीक है, पूछा जाता है कि जो मजहर की घोषणा थी उसका मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया, तो वो कौन है, शेख मुबारक। और पूछा जाता है कि इसका समर्थन किसने किया था, तो वो समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है, अबुल फजल और दूसरा फैजी। फिर हम बात करते हैं 1580 की, साम्राज्य को 12 सूबों में इसने विभाजित किया था। 1580 में दूसरा काम क्या हुआ था, टोडरमल द्वारा आईन देशाला प्रणाली को लागू किया गया था। यह एक कर प्रणाली थी। इस कर प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि जो भूमि राजस्व व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाता है। दूसरा, भूमि को मापा जाता है। और तीसरा, भूमि का 1/3 जो कर होता था वो निश्चित किया जाता है उपज का। ठीक है, 1581 में फादर एक्वाविवा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली जेसुइट मिशन फतेहपुर सीकरी में आता है। ठीक है, 1582 में इबादत खाने पर जो बहस की जाती थी उस पर रोक लगा दी जाती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बहस नहीं हुआ करेगी, यहाँ पर खाली इबादत की जाएगी। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की गई, जो अकबर के द्वारा धर्म बनाया गया था दीन ए इलाही, उसकी घोषणा 1582 में की थी अकबर ने। 1582 में सभी प्रकार की दास प्रथा पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी थी कि कोई भी दास नहीं रख सकता, किसी को भी दास नहीं बनाया जा सकता। ये कब हुआ, 1582 में। 1583 में इलाही संवत कैलेंडर जारी किया गया। कुछ समय के लिए पशु जो होते थे, पशु वध पर भी इसने रोक लगाई थी। एकमात्र शासक था जिसने पशु वध पर रोक लगाने का कार्य किया था। 1585 में फतेहपुर सीकरी में कुछ समय के लिए राजधानी शिफ्ट की थी इसने। ठीक है, 1587 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इसके द्वारा दी गई थी। 1588 में गज ए इलाही बीघा ए इलाही, ये 2 भूमि सुधार किए थे, भूमि मापन के कार्य किए थे। गज ए इलाही जो होता था इसमें भूमि मापन की एक सटीक इकाई मानी जाती थी। इसमें 33 इंच का एक गज लिया जाता था, उससे भूमि का माप किया जाता था। और अगर बात करें बीघा ए इलाही, ये बड़ी भूमि को नापने की एक व्यवस्था थी। इसमें 60 बाई 60 गुना 60 गज का 1 बीघा माना जाता था। ठीक है, आखिरी हम बात करें अगर इसके घोषणाओं की है, 1591 में जो सबसे लास्ट घोषणा मानी जाती है वो है सती प्रथा पर इस व्यक्ति के द्वारा रोक लगाई गई। कल से जो हम बात करेंगे कल की वीडियो में, वो अकबर के नवरत्न की बात करेंगे कि नवरत्न में कौन कौन शामिल थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।